हेलो बच्चों। तो आज आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नया वीडियो लेकर। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से भी पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सॉरी कहना चाहता हूं, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो मैंने लाया था वो ऑलमोस्ट 2 महीना पहले वीडियो आया था। ओके, और उसके बाद आज मैं वीडियो ले रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं तुम लोगों के लिए। इसका एक वैलिड रीजन है, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब था। ओके, मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, तो इसलिए मैं थोड़ा दिन मेरा तबीयत भी खराब था और स्कूल का भी थोड़ा काम में बिजी था, तो इसीलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन अभी एकदम एग्जाम से पहले, प्री बोर्ड से पहले सब इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं तुम लोगों के सामने आऊंगा और एकदम अच्छे से तैयारी करवाऊंगा तुम लोगों का, ताकि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट कर पाओ आईएससी फिजिक्स। ओके बच्चों, तो चलो देर ना करके स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का जो टॉपिक है, आज जो जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, मैं वीडियो तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं, ये टॉपिक है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। ऑलरेडी तुम लोगों को पता है कि आईएससी ने कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन का एक पीडीएफ दिया है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए दिया है और वैसे ही फिजिक्स के लिए भी दिया गया है। ओके, तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, मैं तुम लोगों को उसके बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा और हर एक क्वेश्चन को, उसका जो वेटेज है, उस क्वेश्चन को कैसे सोच के बनाया गया है और वो वैसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होना है, ओके, कौन कौन सा चीज दिमाग में रखना है, ये सब कुछ मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके बच्चों, तो चलो देर ना करके स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने सीएफक्यू में और यहां पर तुम लोग देख सकते हो कि पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है उसको लेकर स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है? 3 lenses L1, L2 and L3 are specified in the given table below. To construct an astronomical telescope, which one of the following is to be used as an eyepiece and as an objective lens? Okay. अब देखो, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका एपर्चर एंड फोकल लेंथ दोनों ही बड़ा होता है, मतलब बिग लिया जाता है, isn't it? और जो आईपीस लेंस होता है, जो आईपीस लेंस होता है उसका एपर्चर एंड फोकल लेंथ दोनों ही क्या होता है? स्मॉल होता है। ये चीज हम लोगों को याद रखना पड़ेगा और इसको याद रख के हमें ये जो टेबल है एनालाइज करके आंसर निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, अब देखो यहां पर ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन का। ज्यादातर हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस इस ऑर्डर में हम लोग याद रखते हैं, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है? पहले है आईपीस और उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, तो हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों। ओके, तो पहले अगर आईपीस लेंस देखें, आईपीस लेंस का एपर्चर और फोकल लेंथ दोनों ही स्मॉल होता है। अब देखो यहां पर L2 और L3 इन दोनों का ही एपर्चर सेम है, मतलब स्मॉल 1। अब यहां पर और एक ट्विस्ट है, दैट इज यहां पर फोकल लेंथ हम लोगों को याद रहता है, लेकिन पावर के हिसाब से दिया गया है। तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि P इज इक्वल टू 1/f, मतलब जिसका पावर ज्यादा है, बड़ा है, उसका फोकल लेंथ छोटा होगा, isn't it? अब देखो दोनों का ही एपर्चर सेम है, ओके, लेकिन इसका पावर है 10, इसका पावर है 6। अब जिसका पावर ज्यादा है, बड़ा है, जिसका पावर, उसका फोकल लेंथ कम होगा, isn't it? तो इसीलिए हम लोग L2 को चूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आईपीस लेंस। ओके, तो सबसे पहले आईपीस होगा L2, यहां पर आईपीस के पास मैं L2 लिख देता हूं। ओके, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं? एपर्चर एंड फोकल लेंथ बोथ आर बिग, तो एपर्चर बिग कहां पर है? 8, और फोकल लेंथ देखो, सॉरी पावर देखो 3, तो पावर अगर 3 है तो ऑब्वियसली इसका फोकल लेंथ बाकी दोनों से बड़ा होगा, isn't it? तो L1 विल बी यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस, तो L1। ओके, तो ऑर्डर क्या होगा? L2 एंड L1। ओके बच्चों, L2 एंड L1। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज
ऑन द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। क्या बोला गया है? एन आइडियल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन अ गिवन सर्किट। मतलब एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर के तौर पे, आइडियल गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको एमीटर के तौर पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। किस रीजन के लिए? द फॉलोइंग रीजंस आर, फर्स्ट वन, इट हैज अ हाई करंट सेंसिटिविटी वैल्यू। तो देखो जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका जो वो तो करंट सेंसिटिव होता ही है, इजंट इट? मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट में उसका डिफ्लेक्शन होता है, तो ऑब्वियसली इट इज करंट सेंसिटिव, तो वन विल बी ट्रू, दिस इज ट्रू। एंड सेकेंड, फॉर अ मिनिमल अमाउंट ऑफ करंट द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम। इसको ही हम लोग हाई सेंसिटिविटी ऑफ करंट बोलते हैं। मतलब बहुत ही कम अमाउंट में अगर करंट दिया जाए तब भी जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये टू भी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन टू इज ऑल्सो ट्रू। थ्री क्या है? इट हैज अ लो लीस्ट काउंट। अब देखो लो लीस्ट काउंट इसका नहीं हो, तो ये हो गया फॉल्स, इजंट इट? तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज वन एंड टू, मतलब ऑप्शन ए। ओके बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से क्वेश्चन है। ये बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन है। तो देखो क्या लिखा है, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द गिवन सर्किट। ओके, तो देखो यहां पर एक एसी इनपुट है, यहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये हमें कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम। यहां पर एक रेजिस्टेंस है और यहां पर एक डायोड है। ओके, डायोड का ये है एन साइड, ये है पी साइड। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इजंट इट? तो ये जो डायोड होगा उस टाइम पे ये रिवर्स बायस में होगा। क्यों? पॉजिटिव के साथ एन कनेक्टेड है और नेगेटिव के साथ पी कनेक्टेड है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि रिवर्स बायस में है। तो इन इसका और इस रेजिस्टेंस का जो एंटायर रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा होगा। अब देखो हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर R बड़ा है, R ज्यादा है, तो ऑब्वियसली V भी ज्यादा होगा, तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा। ओके, तो इसीलिए जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये, अगर ये अपना इनपुट है, ये अगर अपना इनपुट है तो देखो ये वाला पोर्शन वो देगा, इजंट इट, आउटपुट में। अब आ जाते हैं जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल है उस टाइम पे ये वाला पोर्शन है नेगेटिव, ये वाला पोर्शन है पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप आउटपुट वोल्टेज में वो भी कम हो जाएगा। तो इतना ही ज्यादा कम होगा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट नहीं रहेगा, तो इसीलिए यहां पर जीरो होगा। और नेक्स्ट में जो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसमें फिर से ये आउटपुट में वोल्टेज दिखाए। हमें क्लियर बच्चों? तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। तो दिस विल बी द आउटपुट वेवफॉर्म। समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट से है। The graph shown below are for three different inductance, capacitance, and resistance of LCR circuit. Okay, identify their nature based on the phase difference between Vs and I. Okay, मतलब पोटेंशियल और V and I, मतलब पोटेंशियल एंड करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको देखकर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ कैपेसिटेंस के लिए है, कौन सा रेजिस्टेंस के लिए और कौन सा इंडक्टेंस के लिए, मतलब इंडक्टर के लिए। ओके ओके, अब इसके पहले सबसे पहले हमें जो दिमाग में ये रखना पड़ेगा, जो हमें याद रखना पड़ेगा वो है, अगर रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट, तो वहां पर करंट और वोल्टेज ये दोनों सेम फेज में होता है, इजंट इट? इसके बाद अगर इंडक्टिव सर्किट है, फॉर इंडक्टिव सर्किट अगर ये है अपना I, ओके, तो ये हो जाएगा अपना V। ओके, मतलब I लैग कर रहा है। ओके, और जो कैपेसिटिव सर्किट है वहां पर ये अगर अपना I है तो ये अपना V होगा, मतलब V अभी V लैग करेगा, मतलब I लीड करेगा।
तो ऑब्वियसली यहां पर आई लैग करता है इंडक्टिव सर्किट में और यहां पर आई लीड करता है। ये हमारे दिमाग में याद रखना होगा बच्चों। तो सबसे पहले ये तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि जो ऑप्शन नंबर जो 2 है, जो ऑप्शन नंबर 2 है, वो रेजिस्टिव सर्किट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो आई और वी इन दोनों का ही जो फेज है वो इक्वल फेज है, सेम फेज है, इजंट इट? तो इसीलिए ये रेजिस्टिव सर्किट होगा। अब सबसे पहले ये देख लेते। देखो यहां पर जो पोटेंशियल है V, वो ये वाला है, इजंट इट? और करंट है ये। अब अगर मैं पोटेंशियल को करंट की जगह पर लाऊं तो देखो इसको ऐसे नीचे लेना पड़ेगा ना, ऐसे नीचे, isn't it? तो हमें क्या समझ में आ रहा है, जिस टाइम पे आई यहां पर है, जीरो में है, उस टाइम पे जो V है वो लैग कर रहा है, isn't it? अब V लैग का कहां पर करता है? कैपेसिटेटिव सर्किट। तो ये हो गया अपना कैपेसिटेटिव सर्किट। और अगर यहां पर देखा जाए तो जो करंट है, देखो करंट लैग कर रहा है, isn't it? करंट लैग कर रहा है। अब करंट कहां पर लैग करता है? इंडक्टिव सर्किट में। तो पहला हो गया कैपेसिटेटिव, दूसरा हो गया रेजिस्टिव और तीसरा होगा अपना इंडक्टिव। ओके, तो कैपेसिटेटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव मतलब ये होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बच्चों? तो देखो कितना मतलब तुम्हें याद भी रखना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें एनालिसिस भी करना पड़ेगा। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को मिला के ये मतलब एनालिसिस को मिला के ये वाला क्वेश्चन है, एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। ओके, तो मतलब अगर सीएफक्यू में दिया गया है तो ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए तुम लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा बच्चों। ओके, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये क्वेश्चन है। ओके, तो चलो देखते हैं। शीतल हैड 6 आइडेंटिकल सेल्स। तो 6 आइडेंटिकल सेल है। Each of the electromotive force 4 volt and internal resistance R ohm. She connected them to an external resistor R in 2 different arrangement as shown and measured the current I1 and I2 respectively. देखो डायग्राम में भी सब कुछ दिया गया है। ओके, तो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। ये अपना दोनों सर्किट है। यहां पर क्या बोला गया है? इफ I2 is found to be greater than I1, मतलब यहां पर ऐसा बोला गया है कि इफ I2 is greater than I1 then which relation will be true? तो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के ऊपर एक प्रॉपर क्वेश्चन है। तो देखो देख लेते हैं इसको। यहां पर जो I1 करंट है, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो टोटल ईएमएफ कितना होगा? यहां पर 6 4 वोल्ट वाला सेल है और सारा एक ही डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली 24 वोल्ट विल बी द ईएमएफ, इजंट इट? नेक्स्ट, जो रेजिस्टेंस है इन सब का वो होगा 6R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कैपिटल R प्लस 6 स्मॉलर, इजंट इट? तो I1 को हम कैसे लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू E बाई आर, मतलब 24 डिवाइडेड बाई R प्लस 6R। दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब देखो यहां पर ये सारा जो सेल है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। अब अगर पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो जो ईएमएफ होगा सब, और यहां पर सारा सेल एक ही ईएमएफ का है, तो जो टोटल ईएमएफ होगा दैट विल बी 4 वोल्ट ओनली, इजंट इट? और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इन सब का, सारे जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है, तो उन सबको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, मतलब 1/R प्लस 1/R टिल 6 टाइम्स, इजंट इट? तो ये हो जाएगा 6/R, तो उसका रेसिप्रोकेट कर दो R/6। तो R इक्विवेलेंट विल बी कैपिटल R प्लस R/6, इजंट इट? अब इसको थोड़ा एलसीएम कर लेते, तो 6, तो ये हो गया 6R प्लस स्मॉल r, ये हो गया अपना R इक्विवेलेंट। तो जो I2 होगा, I2 विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 6R प्लस स्मॉल r। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू 6R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई 6, इजंट इट? अब अगर ये 6 ऊपर चला गया तो 6 4 24 डिवाइडेड बाई 6 कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये अपना इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो यहां पर अभी असली ट्विस्ट आने वाला है।
तो यहां पर क्या बोला गया है कि I2 इज ग्रेटर देन I1। यहां पर मैं लिख लेता हूं कि I2 इज ग्रेटर देन I1। अगर I2 I1 से ग्रेटर है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि I2 का जो वैल्यू है दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 6 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ग्रेटर देन I1 मतलब 24 डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस 6 स्मॉल r, इजंट इट? अब देखो 24 24 कट गया, इसको अगर रेसिप्रोकेट कर दे तो जो साइन होगा ग्रेटर देन साइन वो उल्टा हो जाएगा, लेसर हो जाएगा, इजंट इट? मतलब 6 कैपिटल R प्लस स्मॉल r विल बी लेसर देन कैपिटल R प्लस 6 स्मॉल r, इजंट इट? अब यहां पर ये हो गया अपना 5 कैपिटल R और लेसर देन 5 स्मॉलर, इजंट इट? तो 5 और 5 अगर कट गया तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि R इज लेसर देन स्मॉलर, इजंट इट? या कैपिटल R इज लेसर देन स्मॉलर, इजंट इट? तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है? देखो, अगर कैपिटल R लेसर देन स्मॉलर है तो देखो ए बी सी डी में सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। लोरेंज फोर्स इज a vector sum of electrostatic and magnetic force acting on a moving charge particle. B, the sum of electrostatic and magnetic force acting on a moving charge particle. C, electrostatic force acting on a charge particle, and D, magnetic force acting on a moving charge particle only. अब देखो यहां पर तुम्हें कैसे सोचना है। सबसे पहले अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है लोरेंज फोर्स का, मतलब F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, इजंट इट? अब देखो यहां पर ये जो क्यू ई है ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, इजंट इट? मतलब एफ ई, और जो क्यू वी क्रॉस बी है ये है मैग्नेटिक फोर्स, मतलब एफ बी। तो ये हो गया अपना टोटल एफ वेक्टर, इजंट इट? मतलब लोरेंज फोर्स है वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर ये क्वेश्चन है। A charged particle is moving with velocity v in a magnetic field of induction B. अब देखो यहां पर ये इंडक्शन नहीं होगा, ये इंटेंसिटी होगा। ओके, इंटेंसिटी। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है। द फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम बेंड। अब देखो इसको तुम्हें अगर सॉल्व करना है तो कैसे सोचना है, सोचना कैसे, ये मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम लोग इसी चीज को अप्लाई कर पाओ। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी तुम अप्लाई कर पाओगे, लेकिन सोचोगे क्या वो मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एक b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ओके, तो उसके ऊपर जो फोर्स है कब मैक्सिमम होगा? सबसे पहले तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? देखो हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इजंट इट? अब यहां पर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b, इजंट इट? v वेक्टर एंड b वेक्टर। अब देखो साइन थीटा है तो ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? मतलब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है, इजंट इट? तो यहां पर देखो ऑप्शन ए क्या है? v एंड b आर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है? v एंड b आर परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री, विच इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो अब सी और डी को देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। एम आई क्लियर? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्या कहा गया है? एकदम प्रॉपर एक नॉलेज बेस्ड या रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट्स दैट। अब सबसे पहले तुम ऑप्शन पढ़ोगे उसके पहले तो फॉर्मूला देख लेते। फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो एम्पियर सर्कुलर लॉ से हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या है? हमें पता है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। और हम लोग जो डेफिनेशन बोलते हैं वो ये है कि अगर
एक करंट कैरिंग कंडक्टर का लाइन इंटीग्रल लिया जाए तो जो लाइन इंटीग्रल होगा दैट विल बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स द करंट इट इज एनक्लोजिंग। ओके, तो देखो ऑप्शन ए क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग नियर द सरफेस। पासिंग नियर हमें तो पता था, पासिंग थ्रू मतलब जो लाइन इंटीग्रल है ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये अपना एम्पेरियन लूप है, इजंट इट? तो उसके अंदर से जो करंट जाता है, करंट पास करता है, इजंट इट? तो यहां पर नियर बोल रहा है तो ऑब्वियसली ये तो करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। अब ये सही है, इजंट इट? क्योंकि ये यहां पर बोला जा रहा है कि पासिंग थ्रू द सरफेस। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर अगर तुम थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए तो उसके लिए देखो ऑप्शन सी क्या है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। तो यहां पर देखो सरफेस इंटीग्रल है और एम्पियर्स लॉ में सरफेस इंटीग्रल का कोई नामो निशान नहीं है, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग होगा। और यहां पर भी देखो ऑप्शन डी में, यहां पर भी देखो सरफेस इंटीग्रल ही है, तो यहां पर सरफेस इंटीग्रल जब भी पढ़ लेंगे हम लोग इसको ऐसे ही इग्नोर कर सकते हैं, isn't it? तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट से, ये भी एक रिकॉल वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इज व्हाट? ओके, तो देखो मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, तो ये अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है वो जो करंट कैरी कर रहा है, और सोचो ये एक पॉइंट है पी पॉइंट जो यहां से आर डिस्टेंस दूर है, तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर बी होगा तो बी इज इक्वल टू, वी नो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इजंट इट? है ना? तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम द वायर यहां पर हम लोगों ने क्या लिया है, आर, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R अगर I कांस्टेंट है तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई से क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 वोल्ट। ये तो हमें पता भी है। What will be the ratios of energies in the first orbit to that in the second orbit? Okay, if the radius of the first orbit is r1 and the second orbit is r2, so let us consider जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है दैट इज E1, सेकेंड ऑर्बिट में जो एनर्जी है दैट इज E2, तो हमें निकालना पड़ेगा E1 by E2, isn't it? अब देखो एनर्जी और रेडियस के बीच जो रिलेशन होगा वो अगर हमें पता है तो यहां से एकदम 2 लाइन में ये आंसर आ सकता है। तो हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू -E² डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, जहां पर E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और r इज द रेडियस। तो हमें पता है कि E अगर ये सब कुछ कांस्टेंट है तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अब अगर E1 और E2 का रिलेशन R1 और R2 के साथ निकालना चाहे फ्रॉम दिस रिलेशन that E is inversely proportional to R, तो हम लोग बोल सकते हैं कि E1 by E2 is equal to R2 by R1। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, isn't it? तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन देखो R2 by R1 है ऑप्शन सी। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एनालिसिस टाइप क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बोर्स थियोरी। बोर्स थियोरी का लिमिटेशन कौन सा नहीं है? ओके बच्चों, तो पहला देख लेते हैं, इट डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉन फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स विच नेसेसरीली अपीयर इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ओके, ये तो नहीं। ओके, ये ऐसा कुछ तो तुम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है इन बोर्स थियोरी। ओके, सेकेंड इज, तो ये रॉन्ग है। B, the model is unable to explain the relative intensities of the frequencies in the spectrum. Okay, ये तो रदरफोर्ड का लिमिटेशन है।
ये भी रॉन्ग है। तो बोर का क्या है? देखो सी में क्या बोला जा रहा है कि इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट। तो ये चीज बोर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों? और लास्ट में है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, तो ये भी रदरफोर्ड का ही है, तो ये भी रॉन्ग। ओके बच्चों, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है? इट वॉज फाउंड दैट सर्टेन मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर फोटो सेंसिटिव ओनली टू अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, तो ये जो तीनों है, ये तीनों फोटो सेंसिटिव है अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। However, some alkali metals such as lithium, sodium and potassium were photosensitive even to visible light. तो ये जो तीनों है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये विजिबल लाइट के लिए भी फोटोसेंसिटिव है। ओके, तो यहां पर पूछा जा रहा है इफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम इंटेंसिटी, तो अल्ट्रावायलेट लाइट दिया गया है सेम फ्रीक्वेंसी, सेम न्यू एंड सेम इंटेंसिटी, मतलब सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स, इज इंसिडेंट ऑन जिंक एंड सोडियम मेटल। तो जिंक मतलब यहां पर है जिंक, ओके, जो सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट से ही फोटोसेंसिटिव है, और ये है सोडियम जो विजिबल लाइट से भी फोटोसेंसिटिव है। विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज मे बी द सेम। अब सबसे पहले ये दिमाग में याद रखो कि जो विजिबल लाइट है उसका जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट लाइट से कम ही होगा, इजंट इट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट इज लेसर देन एनर्जी ऑफ यूवी लाइट, इजंट इट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द टू मेटल्स, यहां पर क्या है कि कौन सा सेम है? ओके, इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द टू मेटल्स, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा। क्यों? यहां पर तुम आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फॉर्मूला है, ओके, मतलब E is equal to h nu, E is equal to h nu is equal to work function plus maximum kinetic energy max। ओके, तो ऑब्वियसली वर्क फंक्शन इन दोनों मतलब जिंक और सोडियम का डिफरेंट होगा, तो अगर वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी सेम नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन बी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द टू मेटल्स। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मेटल में ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो फॉल कर रहा है वो सेम है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स आर सेम। अब सेम हमें पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करके फिर वो बाहर निकल के आएगा। ओके, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आएगा मेटल प्लेट से, दैट विल बी सेम, इजंट इट? क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। तो ये बी होगा अपना करेक्ट आंसर। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा या नहीं? ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज डिफरेंट फॉर दीज टू जिंक एंड सोडियम, तो ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम नहीं होगा। एंड डी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द टू मेटल्स, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी सेम नहीं होगा। ओके बच्चों, क्योंकि दो अलग अलग मेटल से निकल रहा है। ओके, तो वर्क फंक्शन डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट होगा, इजंट इट? तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। An alternating current voltage source 50 hertz is applied to a series combination of resistor A of resistance P। ओके, तो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज P एंड कंपोनेंट B ऑफ रिएक्टेंस Y। अब देखो रिएक्टेंस मतलब ये कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है। यहां पर क्या बोला गया है कि द फेज एंगल इज प्लस पाई बाई। ओके, तो बच्चों ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को इसके पहले एक क्वेश्चन था वहां पर मैंने दिखा दिया है, फिर से एक बार दिखा देता हूं कि रेजिस्टर में I और V सेम फेज में होता है, इंडक्टर में I लैग करता है, और कैपेसिटर में I लीड करता है, इजंट इट? अब देखो यहां पर जो फेज एंगल है दैट इज प्लस पाई बाई 4, इजंट इट? अगर प्लस है तो ऑब्वियसली ये जो फेज डिफरेंस है वो कैपेसिटर है, इजंट इट? ये होगा कैपेसिटर। क्यों?
क्योंकि देखो यहां पर ये जो एंगल है V से I तक का, V से I तक का, ये एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, और यहां पर इंडक्टर में V से I तक का ये हो जाएगा नेगेटिव, इजंट इट? तो इसीलिए प्लस पाई बाई 4, इसलिए कैपेसिटर होगा पहला चीज। तो कैपेसिटर अगर होगा तो ऑप्शन सी भी हो सकता है करेक्ट, ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी और डी तो रॉन्ग होगा क्योंकि यहां पर है इंडक्टर। ओके, तो अब हमें जो P और Y है इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि cos पाई बाई 4 इज इक्वल टू R बाई Z, इजंट इट? तो R मतलब P और Z मतलब रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, इजंट इट? क्योंकि यही है रिएक्टेंस। cos पाई बाई 4 मतलब क्या है? cos 45 डिग्री मतलब 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई रूट ओवर P स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब अगर दोनों को क्रॉस मतलब दोनों को अगर स्क्वायर किया गया तो हम लोगों को क्या मिलेगा? दिस साइड 1 बाई 2, दिस साइड P स्क्वायर डिवाइडेड बाई P स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो P स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि P स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देयरफॉर Y इज इक्वल टू P। ओके बच्चों, तो Y इज इक्वल टू P, यहां पर देखो B A और C में है Y इज इक्वल टू P, B में है Y इज इक्वल टू 2P, तो इसीलिए A हो गया रॉन्ग, C विल बी आवर करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में? Consider an alternating current source whose angular frequency omega changes constantly but has a fixed peak value voltage V। इसका जो peak value है वो fixed है, लेकिन जो ओमेगा है वो continuously change हो रहा है। This source is connected to an ideal capacitor C and electric bulb R। ओके, मतलब यहां पर क्या ऐसा है, आइडियल कैपेसिटर और एक बल्ब, उसके साथ एक इस एसी सोर्स को कनेक्ट किया गया है। When omega starts to reduce gradually, then which of the following condition happen? Okay, the bulb starts to dim, the bulb starts to glow brighter than before. Okay, the brightness of the bulb is independent of the changes, the bulb will fuse out. Okay, सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं। देखो यहां पर एक बल्ब है, बल्ब का क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फिलामेंट होता है, isn't it? और जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस है C, मतलब उसका कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस है विच इज XC। XC is capacitive reactance which is 1 by omega C, isn't it? और रेजिस्टेंस इज R। अब अगर when omega starts to reduce gradually, तो ओमेगा अगर रिड्यूस कर रहा है, इसको मैं डाउन एरो से दिखा रहा हूं, ओमेगा अगर रिड्यूस कर गया तो XC क्या होगा? बढ़ जाएगा, isn't it? अब अगर XC बढ़ गया मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ गया, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर वो भी बढ़ जाएगा। और अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर बढ़ गया तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस मतलब अक्रॉस द बल्ब घट गया तो बल्ब क्या हो जाएगा? डीम, इट विल ग्लो डीम। अंडरस्टूड? मींस इट विल द बल्ब विल स्टार्ट्स टू डीम, मतलब वो एकदम फेंट हो जाएगा, उसका जो लाइट होगा वो कम हो जाएगा। समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये एक प्रॉपर रिकॉल क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय विच यूजुअल नोटेशन। देखो ये है ऑप्शन बी, क्योंकि हमें पता है यही है फॉर्मूला, C इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इजंट इट? यहां से ही हमें C का जो वैल्यू है विच इज 3 into 10 to the power 8 वो मिलता है, इजंट इट? 3 into 10 to the power 8 दिस मच मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया अपना ऑप्शन बी। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज क्वेश्चन नंबर 16। ये भी एक रिकॉल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो सबसे पहले देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोथ मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड हाइगेंस वेव थियरी, लाइट इज ट्रीटेड एज वेव इन नेचर and requires
अ मीडियम टू ट्रेवल। ओके, तो ऑब्वियसली लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की तो जरूरत नहीं होता, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये हमें मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से ही पता चला है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज रॉन्ग। Both Maxwell's electromagnetic theory and Huygens wave theory, light is treated as a particle in nature. Obviously Huygens theory में तो इसको वेव के तौर पे देखा जाता है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। तो पार्टिकल नेचर के तौर पे तो देखा नहीं जाता, पार्टिकल इन नेचर। According to both Maxwell's electromagnetic theory and Huygens wave theory, light is treated as wave in nature and does not require a medium to travel. अब देखो, इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, ये तो हाइगेंस ने नहीं बोला है, isn't it? तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग। तो ऑप्शन डी क्या है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, लाइट इज ट्रीटेड एज वेव इन नेचर। ये मैक्सवेल्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है, वहां पर लाइट को वेव इन नेचर बोला गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, एंड रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रैवल, ये भी बोला गया है। तो यहां तक तो ट्रू है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू हाइगेंस थ्योरी, लाइट इज ट्रीटेड एज अ वेव इन नेचर एंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ओके, मतलब रिफ्रैक्शन में जैसे हम लोगों ने देखा है, isn't it? कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक वो मूव कर रहा है, एंड ड्यू टू द मीडियम ओनली उसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वो उसका जो वेव फ्रंट है उसमें चेंजेस आ रहा है, isn't it? तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। ये एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, मतलब इवैल्यूएट क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। क्या पूछा गया है? द करंट पासिंग थ्रू अ वायर वेरीज विद टाइम एज प्रोवाइडेड बिलो। अब देखो यहां पर अलोंग वाई एक्सिस करंट को लिया गया इन एम्पियर। ओके, एम्पियर में करंट को लिया गया है, एंड अलोंग एक्स एक्सिस टाइम को लिया गया, वो लिया गया इन मिली सेकेंड। ओके बच्चों, मिली सेकेंड। ओके, हमें पता है 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। इसको हमें दिमाग में रखना है। पूछा क्या गया, द चार्ज पासिंग थ्रू द वायर फ्रॉम 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड इज हाउ मच। तो चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फ्रॉम 0 टू 5 सेकेंड। ओके, अब देखो ये मैं हमेशा क्लास में बोलता रहता हूं कि अगर ग्राफ का क्वेश्चन हुआ 9, 10, 11, 12 कॉम्पिटिटिव सब जगह पर, जेई नीट सारे जगह पर, 99.9999% केसेस में इन दोनों में से ही 99.99 क्यों बोल लूंगा, मैं बोलूंगा 100% केसेस में इन दोनों में ही ये आंसर होता है। ओके, एक जो ग्राफ दिया रहता है उसका स्लोप, दूसरा जो ग्राफ दिया रहता है उसके अंडर में जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। अगर स्लोप ऑफ द ग्राफ है तो y बाई एक्स, एरिया अंडर द ग्राफ है तो y इंटू एक्स। ओके बच्चों, अब यहां पर हमें क्या पता है कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I इंटू टी मतलब एरिया अंडर द ग्राफ। तो ऑब्वियसली यहां तक जो टोटल एरिया है वो हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो ये जो पोर्शन है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जो पोर्शन है ये एक रेक्टेंगल है। तो इसका जो एरिया है दैट इज हाफ इंटू बेस मतलब 3 इंटू हाइट मतलब 3। ओके, यह है इसका टोटल एरिया। और इसका एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 3 to 5 मतलब 2, एंड ब्रेथ इज 0 to 3 मतलब 3। तो ये हो गया 3 to the 6, ये हो गया 9/2 मतलब 4.5। तो अगर तुम्हें टोटल निकालना है तो Q इज इक्वल टू 4.5 प्लस 6, इट विल बी 10.5 दिस मच मिली कूलम। क्यों? क्योंकि टाइम था मिली सेकेंड में, तो इसलिए ये हो गया दिस मच मिली कूलम। तो ये हो जाएगा 10.5 मिली कूलम, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन। अ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देख ही रहे हो तुम लोग, यहां पर जो एरिया है वो अगर A1 है, यहां पर जो एरिया है वो अगर A2 है, तो ऑब्वियसली A2 इज लेसर, A1 इज ग्रेटर देन A2, ऐसे हम लिख सकते हैं, isn't it? और इसके बदले मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि यहां पर जो एरिया दैट इज A1 और यहां पर जो एरिया है दैट इज A2। ओके, मतलब ये वाला जो एरिया है दैट इज A2 और ये वाला जो एरिया है दैट इज A1। ओके, which are the following options
gives the correct variation of current, drift velocity v, current I and current density J. I, V and J. ओके, कौन सा करेक्ट रिलेशन देता है? तो सबसे पहले हम इसको कैसे परसीव करेंगे? हमें पता है जो करंट डेंसिटी है J इज इक्वल टू I बाई ए, इजंट इट? अब करंट है कांस्टेंट, क्योंकि करंट तो चेंज नहीं होगा थ्रू द वायर। तो अगर करंट कांस्टेंट है तो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर करंट डेंसिटी कम होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि J1 will be lesser than J2. Why? Because A1 is greater than A2, isn't it? तो देखो यहां पर J1 is lesser than J2, मतलब J2 is greater than J1, J2 is greater than J1। ओके, ये है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी भी मैं दिखा देता हूं। देखो करंट तो सेम होगा, ये मैंने पहले ही बोला है, तो I1 इज इक्वल टू I2, J2 इज ग्रेटर देन J1। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आ जाते हैं। हमें पता है I इज इक्वल टू N E A V D, इजंट इट? अब करंट है कांस्टेंट, N E ये सब है कांस्टेंट, तो A इंटू वी डी इज इक्वल टू कांस्टेंट, A इंटू वी डी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी डी, मतलब जिसका एरिया ज्यादा उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम। तो वैसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 1 will be lesser than drift velocity at 2, isn't it? तो देखो V2 is greater than V1, मतलब ये भी है ये ऑप्शन, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है? ईच ऑफ द बैटरीज कनेक्टेड इन सर्किट इज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 4 वोल्ट। तो ये सारा 4 वोल्ट का बैटरी है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ये सारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी B2? तो B2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो देखो यहां पर अगर तुम इस डायग्राम को अच्छे से देखो तो एक ही डायग्राम में अपना आंसर निकल जाएगा। देखो यहां पर जो सेल है उस सेल को शॉर्ट कर दिया गया है। अब अगर सेल को शॉर्ट कर दिया गया है तो ऑब्वियसली इन दोनों पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब अगर यहां पर V1 है, यहां पर V2 है पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली V1 इज इक्वल टू V2। वाई? बिकॉज दीज टू पॉइंट आर मेड शॉर्ट। तो अगर शॉर्ट करने से हमें क्या पता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल सेम हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है जीरो। ओके बच्चों, तो अक्रॉस B2 जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी जीरो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? यहां पर पूछा गया है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ए अटैच टू एन इंसुलेटेड हैंडल इज गिवन अ चार्ज प्लस क्यू। ओके, तो यहां पर ये जो स्फीयर है ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग। ओके, इट इज ब्रॉट नियर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बी। तो यहां पर ये जो बी है ये भी एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ही है, हैविंग चार्ज प्लस क्यू। ओके, तो यहां पर है स्मॉल क्यू चार्ज, यहां पर है प्लस क्यू चार्ज। प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एंड प्लेस्ड एट अ वर्टिकल डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्फीयर बी। ऐसे जो डायग्राम में दिखाया गया है। द स्प्रिंग कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस D1। ओके, तो यहां पर स्प्रिंग D1 डिस्टेंस से कंप्रेस हो रहा है। ओके, नाउ इफ स्फीयर B is replaced by similar conducting sphere and sphere A is brought vertically at the same distance from B without touching it, the spring compressed by D2। ओके, तो ये है अपना केस। तो पहले जो स्फीयर B था वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, तो जब स्फीयर A को इसके पास लाया गया तो D1 कंप्रेस हो गया स्प्रिंग में, कंप्रेशन हुआ स्प्रिंग में, और जब ये कंडक्टिंग स्फीयर था तो D2 कंप्रेशन हुआ। ओके, अब पूछा क्या जा रहा है? चूज करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द अबव सिचुएशन एंड डायग्राम। ओके, मतलब D2 इज ग्रेटर देन D1, D2 लेसर देन D1, D2 इज इक्वल टू D1, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ओके, तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर देखो पहले ये था नॉन कंडक्टिंग, तो जब ये नॉन कंडक्टिंग होगा यहां पर क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, isn't it? तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अगर मैं F1 पकड़ लेता हूं,
लेकिन जब ये कंडक्टिंग होगा और अगर उस टाइम पे यहां पर क्यू चार्ज होगा तो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ऑब्वियसली इस तरफ माइनस क्यू चार्ज, टोटल टोटल यहां पर क्यू चार्ज है, लेकिन इस क्यू चार्ज को इसके सामने लाया गया है, तो ऑब्वियसली माइनस क्यू चार्ज यहां पर इंड्यूस होगा और प्लस क्यू चार्ज यहां पर इंड्यूस होगा, इजंट इट, दूर पे। ओके, तो अभी देखो यहां पर जो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ, इसके लिए जो टोटल अमाउंट में जो जो चार्ज है वो यहां पर कम हो जाएगा। अब अगर चार्ज कम हो गया तो ऑब्वियसली फोर्स भी कम हो जाएगा, तो अगर फोर्स कम हो गया तो दैट इज F2। तो F2 अगर वो फोर्स है तो ऑब्वियसली वो फोर्स F1 से कम होगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि F2 इज लेसर देन F1, तो ऑब्वियसली जो कॉम्प्रेशन होगा स्प्रिंग का वो भी कम होगा, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि D1 विल बी ग्रेटर देन D2। ओके बच्चों, तो यहां पर कौन सा है D1 ग्रेटर देन D2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड लेट मी टेल यू दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। ओके, तो अच्छे से देख लेते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब W नॉट इज इक्वल टू 2.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अ ग्राफ बिटवीन द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद अ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऑफ सीजियम फॉर इंसिडेंट रेडिएशन इज गिवन बिलो। ओके, तो यहां पर जो रेडिएशन है, तो यहां पर देखो ये इस तरफ है वाई एक्सिस में करंट एंड एक्स एक्सिस में पोटेंशियल है। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? ओके बच्चों, तो देखो जो फ्रीक्वेंसी था इंसिडेंट रेडिएशन का वो डबल कर दिया गया है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल बी करेक्ट? तो देखो यहां पर ये है 0.6 वोल्ट। ओके, तो 0.6 वोल्ट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इजंट इट? तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि V नॉट इज इक्वल टू 0.6 EV, इजंट इट? अगर जो टोटल एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन का जो एनर्जी है दैट इज E, अगर उसको E पकड़ लेते हैं, हमें पता है E इज इक्वल टू W नॉट प्लस EV नॉट, इजंट इट? तो E इज इक्वल टू W नॉट मतलब 2.04 प्लस 0.6, तो एनर्जी E हो जाएगा 2.64 दिस मच इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? तो ये अपना एनर्जी हो। अब देखो सेकेंड केस में जो फ्रीक्वेंसी वो डबल कर दिया गया, तो ऑब्वियसली एनर्जी डबल हो जाएगा, तो E प्राइम विल बी इक्वल टू 2 इंटू E, तो 2 इंटू 2.04, तो दैट विल बी 2 इंटू 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E प्राइम विल बी 5.28 दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब देखो जो वर्क फंक्शन है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी क्या हो जाएगा, मतलब वही है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E प्राइम माइनस W नॉट, तो 5.28 माइनस 2.04, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स विल बी 3.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द सेकंड केस। ओके, तो देखो 3.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां पर है? डी में। ओके, तो वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन चेंज हो गया। ए और बी में हो सकता था, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा जब इंसिडेंट फोटोन का जो रेडिएशन है, जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन का, उसका रेडिएशन जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी उसका बढ़ जाएगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इजंट इट? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो दैट विल बी 3.24, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी माइनस 3.24, तो दिस डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, समझ में आया? तो आज मैंने तुम लोगों को ये एमसीक्यू पूरा करवा दिया। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मैं असर्शन रीजन, मतलब सीएफक्यू बेस्ड क्वेश्चन का, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन का जो असर्शन रीजन होगा वो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट बहुत ही जल्दी सारा सीएफक्यू मैं तुम लोगों को सॉल्व करा। ओके बच्चों, तो पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।